नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले रोज की तरह आपको बताऊं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। दूसरे राउंड की वोटिंग के ठीक पहले मोदी की महाजीत की खबर कहां से आ गई? ममता अभिषेक का सीक्रेट प्लान फेल होगा क्या? सुबह फुटबॉल, शाम काशी में मोदी फुल रिलैक्स हैं, लेकिन बंगाल में ममता की टेंशन बढ़ाने वाला क्या काम हो गया? ममता इमोशनल, अभिषेक धमकाने पर आए। उधर योगी के सुपर कॉप पर बंगाल में बवाल क्यों मच गया? इसके अलावा युद्ध पर आ गई कौन सी सबसे बड़ी खबर? ईरान ने कौन सा नया प्लान ट्रंप को भेजा? वॉर खत्म हो जाएगी क्या? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अब क्या चल रहा? पेट्रोल और सस्ता होने वाला है या कीमत बढ़ने वाली है? साथ ही अप्रैल में जून वाली गर्मी क्यों पड़ रही है? आगे क्या आग बरसेगी? प्रचंड गर्मी को लेकर क्या रिपोर्ट आ गई, आज आपको दिखाऊंगा। गर्मी अभी और बढ़ेगी या राहत मिलेगी? आपके शहर में गर्मी, आंधी, बारिश को लेकर क्या खबर आई है? और डी कंपनी को बड़ा झटका, दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड कैसे पकड़ा गया? अब दाऊद का नंबर है क्या? मुंबई, दुबई, तुर्की, दाऊद के 5,000 करोड़ का ड्रग सिंडिकेट चलाने वाले सलीम डोला की पूरी क्राइम कुंडली आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में आरएसएस के कार्यक्रम को लेकर हंगामा हो गया। छात्र संगठन आइसा ने आरएसएस के युवा कुंभ कार्यक्रम का विरोध कर दिया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कार्यक्रम की अनुमति वापस लेने की मांग की, जिसके बाद पुलिस और आरपीएफ को तैनात करना पड़ा। मुंबई के मीरा भायंदर में धर्म पूछकर सुरक्षा गार्ड को चाकू मारने की घटना में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी जुबैर अंसारी को 4 दिन के लिए एटीएस कस्टडी में भेजा गया है। पुलिस ने जुबैर से जुड़े 3 ठिकानों पर छापे मारे। इस घटना की जांच अब एनआईए कर सकती है। पंजाब के पटियाला में फ्रेट कॉरिडोर रेलवे ट्रैक पर हुए ब्लास्ट के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। खालिस्तान टाइगर फोर्स नाम के खालिस्तानी आतंकी संगठन ने ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली है। पुलिस को धमाके वाली जगह से एक शव भी मिला है। इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल ने सड़क पर मामूली कहासुनी में 2 लोगों को गोली मार दी, जिससे एक शख्स की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया। घटना द्वारका के जाफरपुर इलाके में देर रात हुई। ओडिशा में एक शख्स ने अपनी बहन का कंकाल कब्र से निकाला और बैंक पहुंच गया। कंकाल देखकर लोगों की भीड़ लग गई। बताया जा रहा है कि बैंक अधिकारी ने पैसे निकालने के लिए मौत का सबूत मांगा था, जिसके बाद आदिवासी शख्स कब्र से अपनी बहन का कंकाल लेकर बैंक पहुंचा। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। पाठशाला की पहली क्लास। दूसरे राउंड की वोटिंग के ठीक पहले मोदी की महाजीत की खबर कैसे आ गई? ममता अभिषेक का सीक्रेट प्लान फेल होगा क्या? सुबह फुटबॉल, शाम काशी में मोदी फुल रिलैक्स, लेकिन बंगाल में ममता की टेंशन बढ़ाने वाला क्या काम हो गया? ममता इमोशनल, अभिषेक धमकाने पर आए। उधर योगी के सुपर कॉप पर बंगाल में बवाल क्यों मच गया? सबसे पहले इसका चैप्टर देखिए। कल बंगाल का फाइनल टेस्ट है बॉस। कल तय हो जाएगा कि बंगाल कौन जीतने जा रहा है। ममता बनर्जी जीतेंगी या फिर बीजेपी? यह कल फाइनल हो जाएगा, क्योंकि दूसरा और फाइनल राउंड बंगाल का नतीजा क्लियर करेगा। पहले राउंड में 152 सीट पर वोट पड़े, और ऐसा तो होगा नहीं कि किसी ने एक ने 152 की 152 जीत ली होगी। इसलिए जिसने भी पहले राउंड में बढ़त बनाई होगी, उसको इस दूसरे राउंड में भी अच्छी खासी सीटें चाहिए होंगी। यानी कल तय होगा कि कौन जो है वो बंगाल में सरकार बनाएगा। लेकिन वोटिंग से पहले आप नेताओं का मूड देख लीजिए। एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, जो बंगाल में इतिहास रचने की कोशिश में, दूसरी तरफ ममता बनर्जी हैं, जो अगर जीत जाती हैं तो वो भी एक रिकॉर्ड ही होगा। लेकिन वोटिंग से पहले दोनों ही नेताओं का मिजाज अलग अलग है। नरेंद्र मोदी फुल रिलैक्स दिख रहे हैं, वो फुटबॉल खेल रहे हैं, गोल पे गोल दाग रहे हैं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी हैं और उनकी टीम है, जो कल की वोटिंग को लेकर बेचैन है। इसके बीच बंगाल में वोटिंग से पहले ही बीजेपी के लिए अच्छी खबर आ गई। बीजेपी को महाजीत मिली, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। बंगाल में योगी के सिंघम की एंट्री ने क्या हंगामा खड़ा कर दिया? आईपीएस अजय पाल शर्मा के पीछे पूरी टीएमसी क्यों पड़ गई है? बंगाल में फाइनल वोटिंग से पहले भयंकर माहौल कैसे बन गया है? आप खुद देखिए कि वोटिंग से पहले बंगाल में एक्शन बढ़ गया है। टीएमसी अचानक अग्रेसिव होती दिख रही है। कभी ममता बनर्जी इमोशनल होती हैं, कभी उनके भतीजे अग्रेसिव होते हैं। टीएमसी की तरफ से धमकी दी जा रही है। ममता कह रही है कि हम हैं तो आप सेफ हैं। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि कोई बचाने नहीं आएगा। बीजेपी कह रही है कि धमकाओगे तो ठोके जाओगे। यानी ऐसी ऐसी बातें कही जा रही हैं जिससे बंगाल का राजनीतिक माहौल उबल रहा है। एक तो गर्मी ऑलरेडी इतनी है, वहां अलग गर्मी बढ़ी हुई है, कोई किसी से पीछे नहीं दिख रहा है।
इधर पीएम मोदी इन सबका लोड बिना लिए हुए अपने काम में लगे हुए हैं। वोटिंग से पहले बंगाल में ऐसा क्या हुआ कि टीएमसी तनाव में होगी? योगी के सुपर कॉप पर बंगाल में बवाल क्यों मचा? वहां क्या खेला हो रहा है दूसरे राउंड के पहले, सब दिखाऊं उससे पहले आज की एक झलक देखिए। মা ভাই বোনেরা আমায় ক্ষমা করবেন, আমি আপনাদের সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমি কালকে এখানে র্যালি করে দেবো। আমি এই অসভ্যতামিটা করতে 4 তারিখ 12টার পরে কোন জল্লাদের কত ক্ষমতা আর কার দিল্লির বাবা কাকে বাঁচাতে আসে আমি 4 তারিখ দেখব। किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे। मैं आपको सीधी तौर पे ये कहना चाहता हूं कि आपके खिलाफ एफआईआर होगा और आपको घसीट के कोर्ट में लाया जाएगा। बंगाल चुनाव को लेकर बहुत बातें हो रही। कोई कह रहा है कि ममता को हराना मुश्किल है, ममता चुनाव निकाल लेंगी। कोई कह रहा है कि बीजेपी इस बार हर हाल में चुनाव जीतेगी, इतिहास रचेगी। सब अपने अपने हिसाब से आकलन कर रहे हैं, लेकिन बंगाल की फाइनल पिक्चर क्या होगी यह कल की फाइनल राउंड की वोटिंग से ही तय होगा। लेकिन आप यह भी देखिए कि कल के अहम वोटिंग वाले दिन से पहले बंगाल में गजब का बवाल मचा है और इधर पीएम मोदी फुल रिलैक्स है। बंगाल में धुआंधार प्रचार के बाद पीएम मोदी आज सिक्किम चले गए। वहां पर वो फुटबॉल खेल रहे थे, गोल दाग रहे थे। आप देखिए 75 साल से ज्यादा की उम्र में आप उनका एनर्जी लेवल देखिए बॉस। धड़ाधड़ चुनावी रैलियां करते रहे, जबरदस्त प्रचार किया और फिर जैसे होता है ना जो गीता का सार है कि कर्म करो और फल से खुद को डिस्कनेक्ट कर लो, अपना काम किए चले गए सिक्किम। वहां देखिए कैसे फुटबॉल खेलें बच्चों के साथ। पीएम मोदी की एनर्जी देखकर बच्चे भी हैरान थे। पीएम मोदी ने मैच के दौरान गोल भी किए। पीएम के इस रिलैक्स मूड को देखकर कई लोग कह रहे हैं कि बंगाल को लेकर पीएम बहुत आश्वस्त है। वो बंगाल को लेकर आश्वस्त हो तो हो या ना हो, लेकिन अपनी मेहनत को लेकर आश्वस्त है कि मैंने सब कर दिया है, अब पब्लिक जो देगी वो देगी वोट। पीएम मोदी ने बंगाल में अपनी आखिरी रैली में कहा था कि अब वो बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण में ही फिर बंगाल आएंगे। यानी पीएम मोदी फुल कॉन्फिडेंस में। पीएम मोदी का एनर्जी लेवल भी आप देखिए कि इधर बंगाल में प्रचार खत्म हुआ, फिर सिक्किम गए, उसके बाद आज शाम को वो संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच गए। यानी एक मिशन खत्म होते ही पीएम मोदी अगले काम में जुट जाते हैं। पीएम मोदी नारी शक्ति वंदन महासम्मेलन के लिए वाराणसी पहुंचे थे। पीएम ने वाराणसी जाकर 160 से ज्यादा परियोजनाओं की सौगात दी और नारी शक्ति के साथ संवाद किया। इस कार्यक्रम में 50,000 महिलाएं शामिल हुई, जिनमें से 44 महिलाओं को पीएम मोदी के मंच पर भी जगह दी गई। पीएम मोदी के कार्यक्रम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। ठीक बगल में बैठे थे पीएम के सीएम योगी। और ये तस्वीरें कई लोगों को परेशान कर सकती हैं जो ये कहते हैं कि योगी का पत्ता कभी भी कट जाएगा। आप वहां मोदी योगी की केमिस्ट्री देखिए, कैसे दोनों की बातचीत चल रही है। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने फिर साफ कर दिया कि वो महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने वाला नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, भले ही विरोधी कितने ही रोड़े अटकाए। आप एक बार पीएम को सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि बीजेपी की महाजीत की खबर कैसे आ रही है बंगाल में फाइनल राउंड की वोटिंग के ठीक पहले। मुझे देश हित के एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप सबका आशीर्वाद चाहिए और ये बड़ा लक्ष्य है लोकसभा विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण को लागू करना। अभी कुछ दिन पहले सपा और कांग्रेस जैसे दलों की वजह से हमारा ये प्रयास संसद में सफल नहीं हो पाया, लेकिन मैं आप सभी बहनों को फिर से भरोसा देता हूं, आपके आरक्षण का हक लागू हो, इसमें कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। उधर बंगाल में क्या चल रहा है वो तो अभी आपको दिखाऊंगा ही। वहां चर्चाएं चल ही रही हैं कि कौन जीतेगा, लेकिन बंगाल से पहले ही पीएम मोदी और बीजेपी की महाजीत की खबर आ गई। दरअसल गुजरात निकाय चुनावों के नतीजे आ जाए और यहां बीजेपी ने गुजरात के सभी 15 नगर निगम जीत लिए।
15 नगर निगमों की 1044 में से 937 सीट अकेले बीजेपी ने जीती। 84 नगर पालिका की 2624 सीटों में से बीजेपी ने अकेले 1988 सीटें 1988 सीटें जीती। 34 जिला पंचायत की 1090 में से 883 बीजेपी ने जीती। 260 तालुका पंचायत की 5234 सीट में से बीजेपी ने बम्पर 3592 सीटें जीती। यानी कुल 9992 निकाय सीटों में से बीजेपी ने 7400 से ज्यादा सीट खुद जीत ली। गुजरात के निकाय चुनावों में बीजेपी की बम्पर जीत पर पीएम मोदी ने भी कहा कि गुजरात और बीजेपी के बीच का रिश्ता और मजबूत हो गया। पूरे राज्य में हुए महानगरपालिका, नगरपालिका, तालुका पंचायत और जिला पंचायत के चुनावों में जबरदस्त जनादेश देने के लिए गुजरात की जनता का आभार। राज्य सरकार के बेहतरीन काम को देखते हुए जनता ने सुशासन की राजनीति के पक्ष में वोट दिया है। उन्होंने पिछले कई सालों से बीजेपी की कड़ी मेहनत को अपना आशीर्वाद दिया है। आगे पीएम ने कहा कि वो गुजरात की जनता को भरोसा दिलाते हैं कि आने वाले समय में बीजेपी और ज्यादा मेहनत करेगी और गुजरात को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। यानी कल बंगाल में फाइनल राउंड की वोटिंग से पहले बीजेपी को जीत की बड़ी बूस्टर डोज मिल गई। गुजरात में नरेंद्र मोदी की महाजीत ने बंगाल में बीजेपी का जोश डबल कर दिया होगा। ममता बनर्जी पहले से टेंशन में, क्योंकि इस बार बीजेपी पहले से ज्यादा टक्कर दे रही है। उन्हें इस बात की चिंता होगी कि बीजेपी को रोकने के लिए बंगाल में उन्होंने जो सीक्रेट प्लान बनाया है वो कहीं फेल ना हो जाए। और इस सीक्रेट प्लान के बारे में भी आपको बताता हूं। आप देखिए कि बीजेपी की काट में इस बार ममता बनर्जी ने क्या गेम बिछाया हुआ है। देखिए, ममता बनर्जी को लग रहा है कि इस बार ममता मामला जो है वो पिछली बार से ज्यादा कड़ा है, इसलिए ममता ने इस बार अपनी रणनीति थोड़ी बदली है। इस पूरे चुनाव के दौरान ममता बनर्जी खुद को विक्टिम की तरह पेश करती रही। ममता बनर्जी आक्रोश की नहीं, अपने अपमान का जिक्र करती रही। जनता से अपमान का बदला लेने के लिए बार बार कहती रही। वो इमोशनल वोट अपील कर रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ ममता के नेता धमकियां दे रहे हैं, उनके भतीजे जो हैं वो धमकियां दे रहे हैं। यानी ममता बनर्जी इमोशनल कार्ड खेल रही हैं, भतीजे अग्रेसिव कार्ड खेल रहे हैं। क्योंकि ममता बनर्जी का एक कनेक्ट है वहां के लोगों से। वो ये दिखाने का प्रयास कर रही है कि देखो, मैं बंगाल की बेटी हूं और मेरे साथ क्या क्या अत्याचार हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो टीएमसी का कल्चर रहा है, जिस तरीके से वो अग्रेसिव पॉलिटिक्स करती है, वो जिम्मा उन्होंने अभिषेक बनर्जी को दे रखा है। ममता बनर्जी पिछले चुनाव में बहुत अग्रेसिव थी, इस बार वो उतनी अग्रेसिव नहीं है, बल्कि घूम घूम कर ये बता रही हैं कि देखो, उनको तो घेरा जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, इंसल्ट किया जा रहा है, ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, रैली नहीं करने दे रही है बीजेपी अपमान कर रही है। यह ममता बनर्जी का इमोशनल कार्ड है। ममता क्या कह रही हैं आप खुद देखिए। এই দেখুন, সামনে চিৎকার করছে যাতে আমি মিটিংটা করতে না পারি। মা ভাই বোনেরা আমায় ক্ষমা করবেন, আমি আপনাদের সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমি কালকে এখানে র্যালি করে দেবো। আমি এই অসভ্যতামিটা করতে পারবো না, এটা খুব ইনসাল্টিং, এটা খুব হিউমিলিয়েশন। আমি আপনাদের নমস্কার জানিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি, আমায় ক্ষমা করবেন। अब ये वो ममता बनर्जी हैं जिन्होंने लेफ्ट के शासन से लड़ाई लड़ी, कभी सरेंडर नहीं किया। और आपको लगता है वो इस तरीके से कुछ भोंपू बज गए होंगे बीजेपी के कार्यक्रम के, इसलिए मंच छोड़कर जाने वाली हैं। उन्होंने दो शब्द इस्तेमाल किए, इंसल्ट कर रहे हैं और ह्यूमिलिएट कर रहे हैं ये लोग मुझे। वो जानबूझकर बंगाली अस्मिता को जगा रही हैं लोगों के अंदर कि देखो, ये लोग आके कैसा कर रहे हैं मेरे साथ। ये उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है। पहले चरण की वोटिंग के बाद ममता ने अपनी रणनीति में चेंज किया है। पहले चरण के दौरान ममता कहती थी उनको सत्ता का लालच नहीं है, लेकिन पहले दौर में बम्पर वोटिंग के बाद अब ममता के तेवर बदल गए। अब वो खुद को अपने ही राज्य में और ज्यादा पीड़ित दिखा रही है। साथ ही जनता के मन में एनआरसी और ईवीएम कैप्चरिंग का डर पैदा कर रही है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि अगर बीजेपी जीत गई तो बंगाल में एनआरसी लागू कर देगी। खिदिरपुर की सभा में ममता ने कहा कि बीएलओ की तरफ से दी गई वोटर पर्ची संभाल के रखना, ये वोटर स्लिप की कॉपी भविष्य में पहचान के सबूत के रूप में काम आएगी। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ईवीएम कैप्चर होने का भी डर दिखा रही है। यानी जो अमित शाह कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि भाई घुसपैठियों को बाहर करेंगे, ममता उसको इमोशन से जोड़ रही है। कह रही है कि अपना पर्ची मत फेंकना, नहीं तो कल कैसे सबूत दोगे कि तुम यहीं के हो। यानी वो डर पैदा कर रही है कि बीजेपी आएगी तो सबसे पर्ची मांगेगी। ये बहुत स्मार्ट पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी से वो चल रही हैं।
क्योंकि उनको पता है कि बीजेपी जमीन पर जबरदस्त काम कर रही है और सीधे सीधे जो है ना वो लड़ाई इस तरह से नहीं लड़ी जा सकती। तो वो इमोशंस और थोड़ा थोड़ा डर पैदा करके जो है वो लोगों को अपनी तरफ कर रही है। ममता के इन बयानों के बाद चर्चाएं होने लगी थी कि हमेशा अग्रेसिव रहने वाली ममता बनर्जी अचानक से ऐसी बातें इस बार क्यों कर रही है। सुनिए एक बार ममता ने क्या कहा था। पुलिस क्या करते हैं, और सेंट्रल फोर्स जाके मैंने कल 2 घटना सुना कि कंबल लगा के क्रिमिनल लेके जाता है जिसमें वोट हो गया है ईवीएम मशीन कैप्चर करने के लिए। यानी ममता बनर्जी इमोशन और डराना दोनों जो है वो लोगों के अंदर लेकर जा रही हैं जब वो प्रचार कर रही हैं। वो खुद को बेचारी दिखा रही कि अपने राज्य में ढंग से रैली तक नहीं कर पा रही, सेंट्रल फोर्स लगाकर बूथ कैप्चर हो रहा है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी के भांजे अभिषेक बनर्जी खुलकर धमकाने वाले अंदाज में भाषण दे रहे हैं, यानी बुआ बेचारी और भतीजा धमकी देने पर है। यही है ममता बनर्जी की रणनीति इस बार। वो खुद इमोशनल अपील कर रही हैं, बंगाली अस्मिता की बात कर रही हैं और भतीजे अभिषेक को लगा रखा है कि तुम अग्रेसिव कैंपेन करो। अभिषेक बनर्जी ने विरोधियों को चेतावनी देते हुए कह दिया कि 4 मई के बाद वो खुद देखेंगे कि दिल्ली से कौन बचाने आता है। आप सुनिए जरा अभिषेक बनर्जी को, उनका टोन क्या है और कंपेयर कीजिए कि ममता बनर्जी का टोन क्या था। 4 তারিখে তৃণমূল আরামবাগ জিতুক বা হারুক, আমরা গতবারও আরামবাগ হেরেছিলাম, গোঘাট হেরেছিলাম, খানাকুল হেরেছিলাম, পুরসুরা হেরেছিলাম, কিন্তু উদারতা পার পেয়ে গেছিলে। এবার আমি নিজে দায়িত্বে থাকব। 4 তারিখ 12টার পরে কোন জল্লাদের কত ক্ষমতা আর কার দিল্লির বাবা কাকে বাঁচাতে আসে আমি 4 তারিখ দেখব। आप सोचिए ममता बनर्जी के भतीजे बीच मंच पर खड़े होकर कह रहे हैं कि देखता हूं 4 तारीख के बाद कौन दिल्ली से किसका बाप आता है बचाने के लिए। ऐसी खुली धमकी दे रहे हैं वो। वोटर कौन हिसाब से बिना डरे जाएगा वोट करने। वो टाइम कह रहे हैं कि 4 तारीख को 12 बजे के बाद देखता हूं कौन बचाने आता है। यानी ममता बनर्जी का इमोशनल कार्ड, भतीजे का अग्रेसिव कार्ड। यह पूरा पॉलिटिकल गेम प्लान दिख रहा है जिसमें ममता बनर्जी वोटर को इमोशनल पिच पर कैटर कर रही हैं और उधर टीएमसी का अग्रेसिव आइडेंटिटी जो है उसको भतीजे आगे बढ़ा रहे हैं। इस पॉलिटिकल गेम प्लान के पीछे वजह यह भी है कि ममता बनर्जी को पता है कि उन्हें बीजेपी से एक मामले में जबरदस्त बढ़त मिली हुई और वो है मुस्लिम वोटों की बढ़त। यही एक बात है जिसमें ममता बनर्जी को बीजेपी पर एज है। अगर आप देखिए तो बंगाल में 100 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका में माने जाते हैं। बंगाल में 70% हिंदू आबादी है और करीब 27% मुस्लिम आबादी है। 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को 75% मुस्लिम वोट मिले थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी को 83% मुस्लिम वोट मिले थे। यानी आप इसे इस तरह से समझिए कि अगर बीजेपी बंगाल के चुनावी रेस को 0 से शुरू करती है तो ममता बनर्जी एक मुश्त मुस्लिम वोटों के दम पर करीब 30% वोट के साथ शुरू करती है। और उनको अगर चुनाव जीतना है तो पिछली बार की तरह अगर 48% वोट चाहिए तो मान के चलिए कि उनको 20-22% वोट और मिल गया 70 में से तो उनका काम हो जाएगा। बीजेपी को सरकार बनानी है तो उनको बचे हुए 70% में से सीधा 48-50% पे काम करना होगा। यह ममता बनर्जी को बंगाल में बढ़त दिला जाता है क्योंकि वहां पर मुसलमान एक मुश्त उनको वोट करता है। और इस बार जो लोग ये कह रहे थे कि भाई हुमायूं कबीर वोट काट देंगे मुसलमानों का, AIMIM काट देगी, हुमायूं कबीर के स्टिंग के बाद वो सारा खेल खत्म हो गया है। अब मुसलमान और भर भर के ममता बनर्जी के लिए वोट कर रहा है, यह माना जा रहा है। बीजेपी के लिए इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी चुनौती बड़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि 70% हिंदू वोटर्स में से उन्हें पूरी तरह से हिंदू वोटों का कंसोलिडेशन करके अपनी जीत सुनिश्चित करनी है। अब क्या 70 में से 45% हिंदू वोट करेगा बीजेपी के लिए? यहीं से जीत और हार जो है वो तय हो। वोट बैंक की वजह से ममता खुलकर चेतावनी भी देती है कि हम हैं तो सब सुरक्षित हैं, नहीं तो एक खास समुदाय आपको 1 सेकंड में खत्म कर देगा। देखिए क्या कहती है। আমরা আছি বলে না আপনারা সবাই ভালো আছেন, আর যদি আমরা না থাকি কোনোদিন সেরকম আসে 1 সেকেন্ড লাগবে। একটা কমিউনিটি যখন জোট বাঁধে না, ঘিরে ফেললে 1 সেকেন্ডে দেবে একদম 12টা বাজিয়ে।
देखिए, मुस्लिम वोटों का गणित फाइनल राउंड में क्या है वो भी आपको बताता हूं। कल जिन 142 सीटों पर वोटिंग होने वाली है उनमें 57 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम आबादी 25% या उससे भी ज्यादा है। इन 57 सीटों में 54 सीट पिछली बार टीएमसी ने जीती। तो इसीलिए बंगाल में जो प्रशांत किशोर पिछली बार ममता बनर्जी का चुनाव प्रचार देख रहे थे, वो हर बार यही कहते हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी को हराना इसलिए मुश्किल है क्योंकि वो एक मुश्त वोट लिए हुए बैठी है और वहां उसको हिलाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन बीजेपी को की जो मेहनत है वो इस बात पर है कि जो बाकी 70% है उसमें वो डर भय वगैरह खत्म करके और वो एक मुश्त वोट पा सके। ममता बनर्जी के पास मुस्लिम वोटों का एज है, लेकिन इस बार ममता बनर्जी को बेचैनी एसआईआर से हो रही, क्योंकि कई इलाकों में एसआईआर में इतने वोट कटे हैं जो टीएमसी की जीत के मार्जिन के आसपास का आंकड़ा है। जैसे आप देखिए, हुगली जहां 18 सीटें हैं, यहां औसतन 17,333 वोट कटे हैं, जबकि 2021 में टीएमसी की जीत का औसत मार्जिन 19,915 था। पूर्वी बर्धमान में 16 सीटें हैं और इस इलाके में औसतन 16,668 वोट कटे हैं और 2021 के चुनाव में टीएमसी की जीत का औसत मार्जिन 14,591 था। कोलकाता में 11 सीटें आती हैं, यहां औसतन 57,455 वोट कटे हैं, जबकि 2021 में टीएमसी की जीत का औसत मार्जिन 38,497 था। हावड़ा में 16 सीटें हैं, इस इलाके में औसतन 24,563 वोट कटे हैं। 2021 में टीएमसी की जीत का औसत मार्जिन 29,834 था। नॉर्थ 24 परगना में 33 सीटें हैं, यहां औसतन 27,000 वोट कटे हैं। 2021 में टीएमसी की जीत का औसत मार्जिन 39,980 था। साउथ 24 परगना में 31 सीटें आती हैं, यहां औसतन 19,258 वोट कटे हैं एसआईआर में। 2021 में टीएमसी की जीत का औसत मार्जिन 43,888 था। नादिया में 17 सीटें हैं, यहां औसतन 19,647 वोट कटे हैं, जबकि टीएमसी की जीत का औसत मार्जिन 2021 में यहां पर 24,168 था। यानी कई सीटों पर तो 2021 में टीएमसी के जीत के मार्जिन से ज्यादा वोट कटे। लेकिन अब सवाल यह है कि वो वोट जो कटे वो सारे टीएमसी के होंगे, ये भी जरूरी नहीं। ये तो किसी को नहीं पता ना भाई कि जिसका वोट कट गया वो किसको वोट करता था, नहीं करता था। इसी वजह से ममता बनर्जी जो है वो पूरा जोर लगा रही हैं कि कहीं एसआईआर की वजह से खेला खराब ना हो जाए। ममता बनर्जी इसलिए राज्य के पुलिसकर्मियों को भी समझा रही हैं कि 4 मई के बाद केंद्रीय बल चले जाएंगे, लेकिन पुलिसकर्मियों को तो यही रहना है। देखिए वो भी कैसे एक तरीके से उनको चेतावनी दे रही हैं पुलिस वालों को। और वो लोगों ने एक भी एक्शन नहीं लेता है, खाली हमारा पार्टी का खिलाफ एक्शन लेता है। लेकिन ये लोगों को पता नहीं है 4 तारीख के बाद ये लोग वापस जाएंगे, तो आप लोग तो इधर में रहेंगे। आपको चाय हम देंगे, आपको मिठाई हम खिलाएंगे, आपको परिवार को हम लोग देखेंगे। ममता बनर्जी कह रही हैं कि चाय तो हम ही ना पिलाएंगे, मिठाई हम ही ना खिलाएंगे, लेकिन पुलिस वालों को और पब्लिक को सबको समझ में आ रहा है कि 4 तारीख के बाद हम ही यहां रह जाएंगे। इसको कहने का मतलब क्या है? अगर एसआईआर का इंपैक्ट टीएमसी और बीजेपी के बीच मार्जिन पर रहा और बीजेपी ने पहले से ज्यादा वोट अपनी तरफ खींचे, तो फिर ममता बनर्जी के लिए मुकाबला कांटे का हो जाएगा। आप खुद देखिए कि दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए वोटिंग होनी है। 2021 के चुनाव में इन 142 सीटों में से टीएमसी ने 123 सीटें जीती थी और टीएमसी को ऑलमोस्ट 50% वोट मिला था, जबकि 2021 में बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी और उसको जो वोट मिला था वो 36.5% के आसपास था। 2024 के लोकसभा चुनाव में इन 142 सीटों में से टीएमसी को अगर आप कन्वर्ट कीजिएगा विधानसभा सीटों में तो 115 पर बढ़त और टीएमसी को तब भी 49% वोट मिला था, जबकि बीजेपी को 27 सीटों पर बढ़त थी और उसका वोट शेयर 37% के आसपास था जब आप 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को विधानसभा में कन्वर्ट करते हैं। यानी 2021 के विधानसभा चुनाव से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव तक बीजेपी ने गेन किया था, लेकिन वो गेन तब तक इतना नहीं था कि वो सेकंड राउंड में पूरी बाजी पलट दे। पर क्या इस प्रचार में वो हो चुका है, यह कल पता चलेगा। बंगाल में ममता बनर्जी को मुस्लिम वोट का एज है तो बीजेपी भी अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। ऐसे में अगर हिंदू वोट कंसोलिडेट हो जाता है तो तस्वीर बदल सकती है। दूसरे चरण में बीजेपी इसी की उम्मीद कर रही है, क्योंकि बंगाल में हिंदू वोटों में 50% बीजेपी को और करीब 39% टीएमसी को 2021 के चुनाव में मिला था। 2021 में दूसरे चरण की 142 सीटों में से टीएमसी ने 123 और बीजेपी ने 18 जीती। अगर 7% हिंदू वोटर बीजेपी की तरफ चला जाता है तो टीएमसी को
86 और बीजेपी को 55 सीटें हो जाती हैं। आप सोचिए 7% हिंदू वोट से कितना फर्क पड़ता है। फेज 1 में अमित शाह ने 110 सीट जीतने का दावा किया है। इसके लिए 2021 की तुलना में 15% अतिरिक्त हिंदू वोट कंसोलिडेट होना होगा फर्स्ट फेज में। अगर ऐसा होता है तो पहले चरण में 110 सीट, दूसरे चरण में 55 सीट, यानी बीजेपी 165 तक पहुंच सकती है, जो बहुमत के 148 सीट से ज्यादा है। लेकिन इसके लिए यह जरूरी है कि फर्स्ट फेज में बीजेपी को पिछली बार के मुकाबले 15% ज्यादा हिंदू वोट मिला हो और दूसरे फेज में कम से कम 7 से 8% हिंदू वोट ज्यादा मिले। हालांकि यह सिर्फ आंकड़ों की बात है, ऐसा हुआ है, ऐसा होगा, कह नहीं सकते। बीजेपी भी अपना कैलकुलेशन कर रही है और ममता अपना हिसाब किताब लगा रही है। इसी बीच फाइनल राउंड की वोटिंग से ठीक पहले बंगाल में एक नया बवाल मच गया। इस बवाल की शुरुआत हुई यूपी पुलिस के सिंघम कहे जाने वाले आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा की बंगाल चुनाव में एंट्री से। दरअसल चुनाव आयोग ने अजय पाल शर्मा को दक्षिण 24 परगना जिले का पुलिस ऑब्जर्वर नियुक्त किया और जैसे ही अजय पाल शर्मा ने सीएपीएफ के जवानों के साथ टीएमसी के गढ़ में कदम रखा, बवाल मच गया। अजय पाल शर्मा ने ड्यूटी संभालते ही दक्षिण 24 परगना जिले की फाल्टा विधानसभा सीट में तलाशी अभियान शुरू कर दिया। उन्होंने अभिषेक बनर्जी के करीबी माने जाने वाले और फाल्टा सीट से टीएमसी कैंडिडेट जहांगीर खान के ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चला दिया। इसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर टीएमसी ने शेयर किए, जिनमें अजय पाल शर्मा जहांगीर खान के जानने वालों को सख्त लहजे में वार्निंग देते सुनाई दे रहे हैं। वो दो टूक कह रहे हैं कि अगर वोटर्स को धमकाने की खबर आई तो कायदे से खबर ली जाएगी। सुनिए अजय पाल शर्मा क्या कह रहे थे, फिर आपको टीएमसी कैंडिडेट जहांगीर खान की डिटेल बताता हूं, जिनको लेकर बड़ा बवाल है। जिस जहांगीर खान के खिलाफ एक्शन को लेकर आईपीएस अजय पाल शर्मा की चर्चा हो रही है, उस जहांगीर खान को ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का राइट हैंड माना जाता है। वो कई मौकों पर अभिषेक बनर्जी के साथ नजर भी आता रहा है। जहांगीर खान पर दक्षिण 24 परगना जिले की फाल्टा विधानसभा सीट और इसके आसपास के इलाके में एक्टिव सिंडिकेट से जुड़े होने के आरोप लगते रहे। आरोप है कि यह सिंडिकेट इलाके में जमीन हड़पने, तस्करी करने और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने जैसे कई अवैध काम करता है। हालांकि जहांगीर खान ने चुनाव लड़ने के लिए जो एफिडेविट दिया है, उसके मुताबिक उनके खिलाफ एक भी एफआईआर दर्ज नहीं और ना ही उनकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है। लेकिन अजय पाल शर्मा ने बंगाल पहुंचते ही जहांगीर खान की कुंडली खंगालनी शुरू कर दी। जहांगीर खान के बारे में जानकारी जुटाने के लिए अजय पाल शर्मा ने उनके घर पर भी दबिश दी और आसपास रहने वालों से भी पूछताछ की। अजय पाल शर्मा ने जहांगीर खान के गढ़ फाल्टा में चुनावी ड्यूटी पर लगे कर्मचारियों और पुलिस वालों की क्लास ली। वोटर्स को धमकाने का आरोपों पर कार्रवाई नहीं करने के लिए उनको भी फटकार लगाई और कानूनी कार्रवाई की धमकी दी। अपने कैंडिडेट के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन होता देख टीएमसी बौखला गई। टीएमसी ने जहांगीर खान के खिलाफ एक्शन लेने वाले अजय पाल शर्मा के वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिए और उन पर टीएमसी कैंडिडेट जहांगीर और उनके जानने वालों को धमकाने का आरोप लगाया। टीएमसी कह रही है कि उत्तर प्रदेश के कुख्यात सिंघम और योगी आदित्यनाथ के पसंदीदा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजय पाल को चुनाव आयोग ने दक्षिण 24 परगना के लिए पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। ये वही अधिकारी है जो अपने ठोक दो वाले रवैये के लिए बदनाम है। इनका पिछला रिकॉर्ड और भी ज्यादा दागदार है। चुनाव आयोग किस तरह के निष्पक्ष पुलिस ऑब्जर्वर चुन रहा है, ये उसी का एक उदाहरण है। वहीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि मेरा फेयर एंड लवली बाबुआ आईपीएस अजय पाल, हम तो वो लोग हैं जो कायदे से आपके छोटा फैंटा और बड़ा फैंटा का भी इलाज कर लेते हैं। हीरोगिरी थोड़ा संभल कर करिए। टीएमसी ने 4 मई के बाद अजय पाल शर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की भी धमकी दे दी है। मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं, 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि हम एक दूसरे राज्य से आए हैं, वहां पर हम चले जाएंगे और मेरा बीजेपी का मालिक मुझे बचा लेगा। मैं आपको सीधी तौर पे यह कहना चाहता हूं कि आपके खिलाफ एफआईआर होगा, आपके खिलाफ चार्जशीट होगा और आपको घसीट के कोर्ट में लाया जाएगा। वहीं अपने खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन पर जहांगीर खान ने फिल्मी अंदाज में पलटवार किया। जहांगीर खान ने कहा कि अगर अजय पाल शर्मा खुद को सिंघम बोलते हैं तो वो भी पुष्पा हैं, झुकेंगे नहीं। जहांगीर खान ने अपने समर्थकों के बीच कहा कि खेल उस तरफ से शुरू हुआ है, खत्म वो करेंगे, पिक्चर अभी बाकी है। पूरा फिल्मी सीन जो है वो बंगाल चुनाव में बनता जा रहा है। आप जहांगीर खान को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा जहांगीर खान की इन धमकियों का क्या असर हुआ है।
উনি নিজেকে বলছে আমি সিংহম, উনি যদি নিজেকে সিংহম মনে করে আমরাও মনে করি নিজেকে পুষ্পা, ঝুঁকেগা नहीं। আর আমরা জানি সেই 16 ডায়লগ আমজাদ খানের, जो आदमी डर गया वो आदमी मर गया, আমাদের ডিকশনারিতে ডর বলে কিছু নেই। जहांगीर खान ने अपने समर्थकों को जो मैसेज दिया उसका असर भी दिखा। जब घर में छापेमारी के बाद भी अजयपाल शर्मा और उनकी टीम को जहांगीर खान नहीं मिले तो अजयपाल शर्मा सीएपीएफ जवानों के साथ फाल्टा विधानसभा सीट में जहांगीर खान के दफ्तर की जांच के लिए पहुंचे। वहां पहले से बड़ी संख्या में जहांगीर खान के समर्थक पहुंच गए। उन्होंने नारेबाजी करते हुए अजयपाल शर्मा और सीएपीएफ की गाड़ियों का रास्ता रोक दिया। इस सब के बीच जहांगीर खान की एक और धमकी सामने आई, जिसमें जहांगीर खान ने अजयपाल शर्मा के बहाने सीएपीएफ को भी निशाने पर लिया। जहांगीर खान ने कहा कि कुछ लोग सीआरपीएफ को अपने साथ लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अगर यहां के लोग पैदल चलना शुरू कर दें तो सीआरपीएफ हवा में उड़ जाएगी। তা খেলা তো ওরা শুরু করেছে, শেষটা কিন্তু আমরা করব। খেলা তো ওরা শুরু করেছে কিন্তু শেষটা আমরা করব। তাই পিকচার আবি বাকি মেরা দোস্ত, পিকচার এখনো বাকি আছে, সময় শুরু হয়েছে। তোমরা ভাবছো নিজেকে কয়েকটা সিআরপিএফ নিয়ে বড় বড় বাতালা দিচ্ছ, কিন্তু আজকের বঙ্গনগর 1 নম্বর অঞ্চলে মানুষ যদি হেঁটে যায় না, সিআরপিএফ হাওয়ায় উড়ে যাবে। इस बवाल के बीच बीजेपी ने जहांगीर खान को टीएमसी का गुंडा बता दिया और उनके खिलाफ हो रही कार्रवाई का समर्थन किया। बीजेपी नेता अजय आलोक ने कहा कि अगर वोटर्स को डराओगे तो इसी तरह ठुकाओगे, यानी इसी तरह से कुटाई होगी। सुनिए अजय आलोक। मैं ये दीदी के गुंडे जहांगीर, जिनका काम है आर्म्स एम्यूनिशन की स्मगलिंग करना, सिंडिकेट चलाना, लूट रैकेट फैलाना, अभिषेक बनर्जी को कट मनी देना, वो वोटर्स को अगर डराएगा तो वो क्या करेंगे? तो जो उन्होंने किया है तो गलत क्या किया है? डराओगे तो ठुकाओगे, ठुकाने का मतलब कुटाना होता है। और विक्टिम कार्ड मत खेलें टीएमसी। यानी दोनों तरफ से माहौल गर्म हो रखा है और इस गर्मा गर्म माहौल के बीच जो भयंकर गर्मी पड़ रही है उसमें कल वोटर निकलेगा वोट डालने और कल तय हो जाएगा कि बंगाल कौन जीत रहा है। एग्जिट पोल लेकर हम टाइम्स नाउ नव भारत पर कल शाम आपसे जुड़ेंगे, वो मिस मत कीजिएगा शाम 4 बजे से। लेकिन अब पाठशाला में अगला चैप्टर, युद्ध पर आ गई सबसे बड़ी खबर। ईरान ने कौन सा नया प्लान ट्रंप को भेजा? वॉर खत्म हो जाएगी क्या? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अब क्या चल रहा? पेट्रोल और सस्ता होने वाला या कीमत बढ़ने वाली है? अब इसका चैप्टर। ईरान अमेरिका के बीच क्या चल रहा है, इसको लेकर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। युद्ध तो रुका हुआ है, सीज फायर चल रहा है, लेकिन युद्ध खत्म कब होगा ये कोई नहीं जानता। ईरान और अमेरिका दोनों अड़े हुए हैं, इसलिए कोई बातचीत भी नहीं ढंग से हो पा रही। लेकिन आज आपको बताऊंगा कि ईरान ने कौन सा नया प्लान ट्रंप को भेजा है जो वॉर खत्म करवा देगा क्या। क्योंकि आप देखिए, ईरान के विदेश मंत्री 48 घंटे में 3 बार पाकिस्तान जा चुके हैं। पाकिस्तान वो जगह है जहां अमेरिका और ईरान के बीच पहली बार बातचीत हुई। ईरान के विदेश मंत्री इसी बीच रूस गए थे, वहां से लौटकर फिर पाकिस्तान चले गए और उधर ट्रंप को एक नया प्लान भिजवा दिया। आज इन सब के बारे में आपको बताऊंगा कि 48 घंटे में 3 बार पाकिस्तान गए क्यों, ट्रंप को नया प्लान भिजवाया क्या है, और साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में क्या चल रहा है। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का मामला सिर्फ ईरान अमेरिका का तो है नहीं, दुनिया का तेल गैस संकट वहीं पर है। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमत को लेकर अब क्या कहा जा रहा है, एयरलाइंस कंपनियां किस तरह से पैनिक में आ गई हैं, राहुल गांधी ने क्या कह दिया है तेल और पेट्रोल और डीजल की कीमत को लेकर। अमेरिका और ईरान के बीच जो बड़ी हलचल मची है, पहले उसका एक ट्रेलर देखिए फिर पूरी बात बताता हूं। ईरान अमेरिका के युद्ध को 2 महीने हो रहे हैं, पूरी दुनिया अब हाथ जोड़ रही है कि किसी तरह युद्ध फाइनली खत्म करो यार, तेल गैस की सप्लाई पहले जैसी हो तो राहत मिले। लेकिन यह तभी होगा जब ईरान अमेरिका किसी डील के लिए मानेंगे। अभी तक तो एक दूसरे की बात कोई मान ही नहीं रहा, लेकिन अचानक से हलचल बढ़ गई है। आप देखिए कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची पिछले 48 घंटे में 3री बार पाकिस्तान चले गए। इससे पहले वो पाकिस्तान से रूस गए थे और वहां से सीधे वापस पाकिस्तान आए। अब्बास अराक्ची का ये पाकिस्तान दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब ईरान की हॉर्मूज वाली शर्त को लेकर व्हाइट हाउस में गहमा गहमी है। ईरान ने अमेरिका के सामने एक नई डील का प्रपोजल पेश किया।
इस डील में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए ट्रंप के सामने 3 शर्तें रख दी। अब वो शर्तें क्या हैं? पहली शर्त ईरान ने रखी है कि अमेरिका को ईरान और उसके बंदरगाहों पर लगी पाबंदियां हटानी पड़ेगी। दूसरी शर्त, अमेरिका को मिडिल ईस्ट में युद्ध खत्म करना पड़ेगा। और तीसरी शर्त, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अभी कोई चर्चा नहीं होगी। युद्ध खत्म होने के बाद कूटनीतिक तरीके से इसका सल्यूशन निकाला जाएगा। यानी ईरान जो पहले कह रहा था कि मेरा खर्चा भी तुम भरो, सारा रिपेयर तुम करो, वो सब अब छोड़ के इन 3 शर्तों पर आ गया है। ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर झुकने से एक बार फिर इनकार कर दिया, लेकिन कह रहा कि हम बातचीत करेंगे, अभी नहीं करेंगे, पहले बंद करो फिर बात करेंगे। और अब इस बात की थोड़ी बहुत गुंजाइश बन रही है कि ट्रंप ईरान की पहली 2 शर्तें भले मान लें, लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम वाली तीसरी शर्त क्या ट्रंप मानेंगे, यह बड़ा सवाल है। हालांकि ईरान के नए प्रपोजल पर व्हाइट हाउस में चर्चा हुई है। ट्रंप ने एक मीटिंग ली है जिसमें सेना और सिक्योरिटी मामलों के कई सीनियर अधिकारी मौजूद थे। कहा जा रहा है कि ट्रंप को इस प्रपोजल में जो बात सबसे ज्यादा खराब लगी वो ये कि ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई बात ही नहीं की। हालांकि ईरान के प्रस्ताव पर ट्रंप की टीम ने विचार किया है और यह बहुत बड़ी बात है। सुनिए व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने क्या बताया। जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं उसमें हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में बातचीत को लेकर कोई बड़ा डेवलपमेंट हो जाए। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए तैयार है, यह ट्रंप के लिए बड़ी बात होगी, क्योंकि ट्रंप ने सोचा नहीं था कि वो युद्ध करेंगे तो ईरान हॉर्मुज को सबसे बड़ा हथियार बना लेगा। इस गलती का एहसास अमेरिका को अब युद्ध के 2 महीने बाद हो रहा है। एक टीवी इंटरव्यू में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इस्तेमाल एक आर्थिक परमाणु हथियार की तरह कर रहा है, और इसी बहाने अब मार्को रूबियो ट्रंप के फैसले को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो, बिना परमाणु हथियार के ईरान ने तेल रोककर दुनिया का यह हाल कर दिया, तो सोचो एटम बम उसके पास आ जाएगा तो वो क्या ही करेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी के इस दौर में आज एक ऐसी खबर आई जिसे ट्रंप को थोड़ी खुशी हो सकती है, लेकिन अमेरिका के दोस्त सऊदी अरब के लिए एक झटका है। आज यूएई ने ओपेक और ओपेक प्लस दोनों संगठनों से नाता तोड़ लिया। ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यह तेल उत्पादन करने वाले देशों का एक समूह है। ओपेक से अलग होने से यूएई और दुनिया पर क्या असर पड़ेगा आपको वो बताता हूं। देखिए, ओपेक और ओपेक प्लस से अलग होने के बाद अब यूएई पर इस समूह के नियम, कानून और समझौते लागू नहीं होंगे। यानी अब यूएई अपनी मनमर्जी से जितना चाहे तेल निकालेगा और दुनिया भर में बेचेगा, जबकि ओपेक में रहते हुए उसे एक निर्धारित कोटे तक ही तेल निकालने और बेचने की आजादी थी। पिछले कुछ सालों में यूएई ने अपनी ऑयल प्रोडक्शन कैपेसिटी 4-5 मिलियन बैरल हर दिन के हिसाब से बढ़ाई, लेकिन ओपेक का कोटा उसे ज्यादा तेल निकालने में रुकावट डाल रहा था। अगर यूएई ने मार्केट में ज्यादा तेल डाल दिया तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में तेल की कीमतें काफी हद तक गिर जाएं। यह ट्रंप के लिए अच्छी बात होगी, क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ने से ट्रंप के ऊपर प्रेशर आ रहा है, और अगर यूएई ने ओपेक से निकलने का फैसला कर लिया है तो उससे तेल की सप्लाई बढ़ने और कीमतें कुछ कम होने की उम्मीद बढ़ रही है। अब ओपेक और ओपेक प्लस के बारे में भी आपको बता देता हूं। ओपेक का गठन 1960 में हुआ। यह 12 ऐसे देशों का समूह है जो तेल का उत्पादन करता है। अब यूएई के निकलने के बाद यह 11 देशों का समूह रह गया। ओपेक बनाने के पीछे मकसद यह था कि तेल उत्पादक देशों के बीच प्रोडक्शन और तेल के दाम कंट्रोल में रहे। यह नहीं कि जिसका जितना मन आ रहा तेल निकाल रहा है, मार्केट में बेच रहा है, तेल की कीमतें आए बाएं साएं हो रही। ओपेक देशों को अच्छा फायदा मिले, यह इनका प्रयास था। ओपेक दुनिया के कुल तेल उत्पादन का लगभग 30 से 38% कंट्रोल करता है। इसके बाद ओपेक प्लस का गठन 2016 में हुआ। इसमें ओपेक वाले सभी 12 देश तो थे ही, इसके अलावा रूस, मेक्सिको और ओमान जैसे कुछ देशों को शामिल कर लिया गया। इस तरह से ओपेक प्लस में कुल 23 देश हो गए, लेकिन अब यूएई के निकलने के बाद 22 देश बचेंगे। ओपेक प्लस दुनिया के 40 से 55% तेल उत्पादन को कंट्रोल करता है। तो मतलब यह समझिए कि ओपेक छोटा ग्रुप है और ओपेक प्लस उससे बड़ा और ज्यादा पावरफुल वर्जन है। ओपेक से बाहर निकलने का फैसला यूएई ने तब लिया जब फिर से दुनिया में तेल गैस के बड़े क्राइसिस की बात होने लगी। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज 2 महीने से बंद कर रखा है, और उधर अमेरिका ने ईरान की नाकेबंदी करके मुसीबत और बढ़ा दी। इन सब के बीच तेल गैस का संकट और बढ़ता जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का हाल यह है कि वहां पर जहाजों के आने जाने पर बड़ा रिस्क है। भारत ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कमर्शियल जहाजों पर हमलों को लेकर संयुक्त राष्ट्र में कड़ा संदेश दिया। भारत ने कुछ दिन पहले हॉर्मुज में जहाजों पर हमले की कड़ी निंदा की। बैठक में भारतीय नाविकों की मौत पर चिंता जताई। भारत ने कार्गो शिप पर हमले को नामंजूर बताया। कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा में सुरक्षित समुद्री मार्ग जल्द बहाल होना चाहिए। उधर हॉर्मुज में ईरान की नाकेबंदी से समंदर में सैकड़ों जहाज अब भी फंसे हैं। इन जहाजों पर कम से कम 20,000 नाविक सवार हैं, और ये नाविक हॉर्मुज के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। और उनके सामने बड़ी समस्या यह है कि उनके पास सीमित राशन है खुद को जिंदा रखने के लिए। अगर ईरान ने जल्द ही हॉर्मुज नहीं खोला तो बिना खाना पानी इन जहाजों पर मौजूद 20,000 क्रू की जान जो है वो आफत में आ जाएगी।
उधर हॉर्मूज को लेकर ईरान अमेरिका भिड़े हुए हैं, पूरी दुनिया परेशान है। इधर भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर फिर चर्चा बढ़ रही है। सरकार ने पहले खंडन किया था कि भाई तेल और पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी, लेकिन तेल की कीमतें बढ़ने की आशंकाएं फिर से जताई जा रही हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सीधे सीधे कह दिया है कि 5 राज्यों के चुनाव होने के बाद मोदी सरकार तेल की कीमत बढ़ा देगी। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि चुनावी राहत खत्म, महंगाई की गर्मी तैयार। 29 अप्रैल के बाद देखिए पेट्रोल डीजल सब महंगे होंगे। जब तेल सस्ता था मोदी सरकार ने अपना मुनाफा रखा, अब महंगा है तो बोझ आप पर डालेगी। सस्ते की लूट मचाती सरकार, जनता को बस महंगाई की मार। पेट्रोल डीजल के दामों का क्या होगा अगर हॉर्मूज का संकट चलता रहा? क्या परेशानी और बढ़ेगी? आपको इसके बारे में भी बताता हूं, क्योंकि पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस तो बना हुआ है और इसका असर अब धीरे धीरे भारत पर भी दिख रहा है। आप देखिए कि एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट ने अपने हाथ खड़े कर दिए और सरकार के सामने अपनी चिंता जाहिर की। फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस ने सरकार से फौरन मदद की गुहार लगाई। एयर टरबाइन फ्यूल की ज्यादा कीमत से एयरलाइन इंडस्ट्री बंद होने की कगार पर है। एयर टरबाइन फ्यूल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इससे इंटरनेशनल उड़ान भी अब घाटे का सौदा बन गई है। ईंधन की लागत परिचालन बजट का 40% हो गई है, जिससे आर्थिक बोझ बढ़ रहा है, ये कंपनियां कह रही हैं। सरकार ने अगर फौरन आर्थिक मदद नहीं की तो उड़ानों को बंद करना पड़ सकता है। तो यानी अलग अलग तरह से अलग अलग प्रेशर जो है वो आ रहा है। अब देखिए ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलता है नहीं खुलता है, आगे क्या होता है। लेकिन तेल की कीमतों में आग तो लगी है, लेकिन यहां मौसम ने अलग आग लगा रखी है बॉस। अगला चैप्टर, अप्रैल में जून वाली गर्मी क्यों पड़ रही है? आगे आग बरसेगी क्या? प्रचंड गर्मी को लेकर क्या रिपोर्ट आ रही है? गर्मी अभी और बढ़ेगी, राहत मिलेगी? आपके शहर में क्या होने वाला है? अब इसका चैप्टर देखिए। कायदे से अप्रैल अभी खत्म भी नहीं हुआ है, लेकिन गर्मी ऐसी पड़ रही है कि लोगों को लग रहा है कि मई जून चल रहा। लू और झुलसा देने वाली ऐसी हवाएं चल रही हैं कि सड़कें सुनसान हो जा रही हैं। सबसे ज्यादा गर्मी देश के उत्तर पूर्वी इलाके में पड़ रही है। कई शहरों का तापमान ऑलरेडी 45 डिग्री के पार चला गया अभी अप्रैल में। इस साल अप्रैल में ही ऐसी गर्मी पड़ी है कि पिछले 4 साल का रिकॉर्ड टूट गया। हालत यह है कि भारत पूरी पृथ्वी का सबसे बड़ा गर्म इलाका बन गया। दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में 95 शहर आज की डेट में भारत में। उत्तर पूर्वी भारत में अप्रैल में ही 43 से 47 डिग्री तापमान पहुंच रहा है। और मौसम का जो ये मॉडल वो बता रहा है कि 2026 में सुपर अल नीनो आ सकता है, जो सबसे मजबूत होगा। इससे कहीं सूखा पड़ेगा तो कहीं बाढ़ आएगी और रिकॉर्ड गर्मी बढ़ेगी। 16 मौसम ने अपना ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया है। कहीं भयंकर लू चल रही है, कहीं धूल भरी आंधी। लोग परेशान हैं। अप्रैल के महीने में टेम्परेचर इतना बढ़ गया है कि एसी फटने लगे। बिजली के ट्रांसफार्मर ओवरहीट होकर आग उगल रहे हैं। हादसों से बचने के लिए कहीं कूलर लगा दिए गए हैं तो कहीं चिड़ियाघरों में जानवरों को ठंडा रखने के खास इंतजाम करने पड़ रहे हैं। अप्रैल के महीने में कहां गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, कहां के अस्पतालों में गर्मी से निपटने के खास इंतजाम हो रहे हैं। ये इतनी गर्मी पड़ क्यों रही है और मई जून में होगा क्या? आपके शहर में क्या होगा? सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले इस झुलसाती गर्मी का एक ट्रेलर देखिए। शरबत पी रहे हैं, नींबू पानी पी रहे हैं, यही सब लिक्विड चीजें ले रहे हैं। इस साल नौतपा 25 मई से शुरू होने वाला है, लेकिन 1 महीने पहले ही ऐसी गर्मी पड़ रही है कि हालत खराब हो गई। सुबह होते ही लगता है कि दोपहर हो गई है। एक तरफ लोगों का बुरा हाल है, दूसरी तरफ आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं। यूपी के गोरखपुर से आई तस्वीर देखिए। घर में लगा एक एसी अचानक जलने लगा। बताया जा रहा है कि एसी रात भर चलता रहा, जिसकी वजह से इतना गर्म हो गया कि उसमें आग लग गई। मध्य प्रदेश के खरगोन में एक ट्रांसफार्मर ओवरहीट हो गया, जिसके बाद उसमें भीषण आग लग गई। ट्रांसफार्मर जलने के बाद पूरे इलाके की बिजली कट गई। यूपी के चंदौली में गर्मी की वजह से आग न लग जाए, इसलिए बिजली विभाग ट्रांसफार्मर के लिए कूलर लगा दे रहा है। कूलर अब ट्रांसफार्मर को ठंडा कर रहे हैं ताकि आग ना लग जाए। गर्मी से सिर्फ इंसान ही परेशान नहीं है, जंगल में रहने वाले जानवरों की हालत खराब हो रही है। यूपी के पीलीभीत का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि गर्मी की वजह से 3 बाघ सड़क पर आ गए। जो जानवर चिड़िया घर में हैं उनका भी खास ख्याल रखा जा रहा है। जम्मू में भी पारा 40 डिग्री के पार है। ऐसे में चिड़ियाघर के जानवरों को ठंडे फल खिलाए जा रहे हैं कि भाई ठंडा फल खा, कुछ ठंडा महसूस होगा। हीट वेव से बचाने के लिए चिड़ियाघर के जानवरों को बाड़े के अंदर रखा जा रहा है। कूलर लगाना पड़ रहा है, कहीं जानवरों पर पानी छिड़कना पड़ रहा है, इतनी गर्मी पड़ रही है। भाई अब उसका इतना बाल है, उसको अंदर भग भग गर्मी लग रही है।
पानी डाल रहे हैं कि भाई थोड़ी देर ठंडा रहेगा। कानपुर के चिड़ियाघर में बाघ और तेंदुए के लिए उनके बाड़े में तालाब बना दिए गए। इसी तरह के इंतजाम तमाम चिड़ियाघरों में किए गए। अप्रैल में ऐसी गर्मी पड़ने लगेगी किसी ने सोचा ही नहीं था। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में तो गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। यूपी का बांदा जिला दुनिया का सबसे गर्म शहर रहा है। यूपी का बांदा का तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। यह अप्रैल महीने में बांदा का 75 साल का नया रिकॉर्ड है। बांदा में 25 अप्रैल को भी तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इसके अलावा राजस्थान के जैसलमेर में 46.4 डिग्री सेल्सियस तापमान, खजुराहो में 46 डिग्री जो पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा गर्म है, बाड़मेर में 46 डिग्री, वर्धा में 46.5 डिग्री, अमरावती में 46.6 डिग्री, अकोला में 46.3 डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया। मतलब 46-47 तो लग रहा है कॉमन है, हर जगह 45-46 अप्रैल में चल रहा है भाई। गर्मी से पूरा भारत लाल हुआ पड़ा है। अब तो AQI.in और एल्डोराडो वेदर ने जो रिपोर्ट दी है वो भी चौंकाने वाली है। रियल टाइम मौसम ट्रैकिंग डेटा के आधार पर यह बताया गया है कि दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में 95% भारत में, जो देश को भीषण गर्मी का एपिसेंटर बना रहे हैं। देख रहे हैं कैसा लाल हो रखा है। दिल्ली में लोगों को गर्मी से निजात देने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। बसों में ठंडा पानी रखा जाएगा, बस स्टॉप पर मुफ्त ठंडा पानी और ORS मिलेगा। कंस्ट्रक्शन साइट पर दोपहर 1 बजे से 4 बजे के बीच मजदूर काम नहीं करेंगे। वहीं पूरे देश में हीट वेव के चलते अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक मैनेजमेंट यूनिट शुरू किया गया है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में खास इंतजाम किए गए। यहां एक पूरा वार्ड ही हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए बनाया गया है। इस वार्ड में बाथ टब भी रखा गया है। ऐसी लू चल रही है कि लोग गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। अब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी लू से बचने का गजब तरीका बता दिया। सुनिए क्या कह रहे हैं। मैं थोड़ा जवान दिखता हूं पर मेरी आत्मा बड़ी बूढ़ी है। पॉकेट में प्याज ले जाओ, कुछ नहीं होने वाला तुमको। और आधुनिक युग में सभी डब्बे लेके घूम रहे हैं। संचार मंत्री प्याज लेके घूम रहे हैं। पुरानी चीजें हैं, और जैसे आयुर्वेद अब आगे बढ़ रहा है, वैसे ये चीजों को भी हमें नहीं भूलनी चाहिए। जून के माह में 51 डिग्री भी होगा तो सिर के ऊपर पट्टा लगाओ, पॉकेट में प्याज डालो, भगवान का नाम, अरे दादा के पॉकेट में भी प्याज दो। भीषण गर्मी के बीच कई इलाकों में आंधी भी चल रही है। आंधी चलने से लोगों को गर्मी से राहत तो मिल रही है, लेकिन धूल भरी आंधी भी मुसीबत से कम नहीं है। बीकानेर में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऐसी धूल भरी आंधी चली कि दिन में ही अंधेरा हो गया। वहीं राजस्थान के टोंक में एक सामूहिक विवाह समारोह के दौरान आंधी आ गई। बवंडर ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। हवा इतनी तेज थी कि पूरा पंडाल ही उड़ गया। दूल्हा और दुल्हन जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आए। आमतौर पर इतनी भीषण गर्मी मई और जून में आती है, लेकिन इस बार ये बहुत पहले शुरू हो गई। इसके पीछे की जो वजह बताई जा रही है वो डराने वाली है। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि ये जो मॉडल है उसके मुताबिक एक बहुत मजबूत अल नीनो बनने वाला है। इसे कुछ एक्सपर्ट सुपर अल नीनो या गॉडजिला अल नीनो कह रहे हैं। विश्व मौसम संगठन ने भी चेतावनी दी है कि मई से जुलाई 2026 तक एक मजबूत अल नीनो शुरू हो सकता है। ब्रिटेन के मौसम वैज्ञानिक मानते हैं कि पिछले 1 महीने में ट्रॉपिकल प्रशांत महासागर में तापमान इतनी तेजी से बढ़ रहा है जितना इस सदी में पहले कभी नहीं बढ़ा। अगर ऐसा होता है तो 1877 की तरह भीषण सूखा और 50 डिग्री से ज्यादा तापमान हो जाएगा, जो कि खाद्य संकट और दुनिया की 4% आबादी को प्रभावित कर सकता है। इससे मॉनसून कमजोर होगा, पानी की कमी होगी, कृषि बर्बाद होगी और भयंकर हीट वेव चलेगी। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, पानी और जूस की दुकानों पर बिक्री बढ़ रही। डॉक्टर भी यही कह रहे हैं कि गर्मी से बचना है तो खुद को हाइड्रेटेड रखिए। सुनिए लखनऊ के लोग क्या कह रहे हैं। घर से बाहर निकलने उनके लिए दिक्कतें ज्यादा हैं। बहुत ज्यादा सर। क्या कर रहे हैं आप लोग बचने के लिए? बचने के लिए यही है, बेल का शरबत वगैरह, और क्या यही सहारा है। और यही सहारा है बस सर। इस तरह के बेल की शरबत की दुकानें भी हैं। पुरानी लखनऊ की ये दुकान है और यहाँ पे देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं। अच्छा, गर्मी में बिक्री बढ़ गई। दिल्ली, एनसीआर और यूपी में गर्मी ने आफत मचा रखी है। अप्रैल में आखिरी हफ्ते में जिस तरह से गर्मी ने प्रचंड रूप दिखाया, उसके बाद लोग पूछ रहे हैं कि भाई राहत मिलेगी या नहीं। मौसम विभाग का अगले 4 दिनों का अनुमान देखेंगे तो आपको थोड़ा सुकून मिल सकता है। 29 अप्रैल को पूर्वी और पश्चिमी यूपी में अच्छी बारिश होगी कहा गया है। तेज हवा चलेगी, रात के वक्त तापमान में गिरावट आएगी।
30 अप्रैल को पूरे यूपी में बारिश होगी, बिजली गिरने की भी आशंका है। 1 मई को पश्चिमी यूपी में हल्की और पूर्वी यूपी में तेज बारिश होगी, बादलों की गड़गड़ाहट के बीच बिजली गिर सकती है। 2 मई को प्रदेश में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है, तेज हवा चलेगी और तापमान में हल्की गिरावट आएगी। तो थोड़ी बहुत राहत 3-4 दिन के लिए मिल सकती है, लेकिन ओवरऑल अभी कहिएगा तो भाई मुसीबत गर्मी वाली बढ़ने वाली। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, डी कंपनी को बड़ा झटका, दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड कैसे पकड़ा गया, अब दाऊद का नंबर है क्या। मुंबई, दुबई, तुर्की, दाऊद के 5000 करोड़ का ड्रग सिंडिकेट चलाने वाले सलीम डोला की पूरी क्राइम कुंडली अब आपको बताता हूं। दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड और उसके ड्रग सिंडिकेट का किंग पिन भारत की पकड़ में। ताहिर सलीम इस्माइल डोला ये पकड़ा गया और उसके बाद अब अगला नंबर दाऊद इब्राहिम का कहा जा रहा है, क्योंकि सलीम डोला अब ऐसे राज उगलने वाला है जिसके बाद पाकिस्तान में छिपे दाऊद के लिए बचना मुश्किल हो सकता है। सलीम डोला की गिरफ्तारी भारत के लिए बड़ी कामयाबी है और आतंकवादी दाऊद इब्राहिम के लिए बड़ी मुश्किल, क्योंकि सलीम डोला डी कंपनी का ड्रग्स आर्मी चीफ था। वो दाऊद का 5000 करोड़ का सिंडिकेट सिंथेटिक ड्रग्स साम्राज्य संभाल रहा था और भारत का सबसे बड़ा ड्रग्स किंग पिन था। लेकिन अब ताहिर सलीम डोला भारतीय एजेंसीज की पकड़ में। मुंबई से दुबई और दुबई से तुर्की तक सलीम डोला ने कैसे ड्रग्स का पूरा साम्राज्य फैलाया था, आज आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूं। पीएम मोदी की ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ने माफिया के होश उड़ा रखे। सबसे बड़ी मुसीबत पाकिस्तान में छिपे दाऊद इब्राहिम के लिए खड़ी हो गई। भारतीय एजेंसीज ने दाऊद के ड्रग्स सिंडिकेट के किंग पिन सलीम डोला को धर दबोचा है। सलीम डोला की गिरफ्तारी तुर्की से हुई, जिसके बाद उसे भारत लाया गया और अब वो एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कस्टडी में। सलीम डोला की गिरफ्तारी कैसे हुई, भारतीय एजेंसीज ने कैसे पूरे ऑपरेशन को ऑपरेट किया, ये आपको बताऊंगा। लेकिन पहले जान लीजिए कि सलीम डोला कैसे दाऊद के ड्रग सिंडिकेट का हेड बना। मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक रखने वाला सलीम डोला शुरुआत में गुटखा की तस्करी करता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी छोटा शकील से हुई, जिसके बाद सलीम डोला मारिजुआना सिंथेटिक ड्रग की स्मगलिंग की दुनिया में आ गया। 1993 के मुंबई बम धमाकों के बाद दाऊद और छोटा शकील देश छोड़कर फरार हो गए, लेकिन सलीम डोला भारत में रहकर डी कंपनी के लिए ड्रग्स का नेटवर्क संभालता रहा। उसने मुंबई, सूरत और देश के दूसरे हिस्सों में अपना नेटवर्क फैलाया। सलीम डोला 5000 करोड़ रुपए के ग्लोबल ड्रग कार्टेल का कथित मास्टरमाइंड बन गया। सलीम डोला दाऊद इब्राहिम का सबसे खास गुर्गा है। ऐसे में एजेंसीज को उस तक पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। एनसीबी ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन ग्लोबल हंट का नाम दिया। जब उसकी लोकेशन तुर्की के इस्तांबुल में ट्रैक की गई तो टर्किश नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन और इस्तांबुल पुलिस एक्टिव हुई। इसके बाद उसे बिल्कुल फिल्मी अंदाज में गिरफ्तार किया गया। तुर्की पुलिस ने रात में फ्लैट पर छापा मारा। हथियारबंद कमांडो टीम ने दरवाजा तोड़ा और अंदर घुसकर सलीम डोला को दबोच लिया। सलीम डोला नकली पासपोर्ट और आईडी का इस्तेमाल कर तुर्की में छिपा हुआ था। सलीम के कमरे से ड्रग्स, कैश समेत कई सामान बरामद हुए। सलीम डोला की गिरफ्तारी को केंद्र सरकार की जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट नार्को सिंडिकेट नीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस ऑपरेशन को लेकर कहा कि मोदी सरकार के ड्रग कार्टेल को पूरी तरह से खत्म करने के मिशन के तहत हमारी नार्को रोधी एजेंसीज ने सीमाओं के पार भी अपनी पकड़ बना ली। अब वो कहीं भी छिप जाएं, ड्रग सरगनाओं के लिए कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है और इसलिए इसे बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, क्योंकि दाऊद का खास पकड़ा गया। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाऊंगा कि केदारनाथ धाम में भक्तों की भीड़ से कैसे जबरदस्त माहौल बन गया है। 4 धाम यात्रा शुरू हो चुकी है और सबसे ज्यादा भीड़ केदारनाथ धाम में दिख रही है। केदारनाथ धाम में भक्तों के आने का सिलसिला जारी है। 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुले थे। केदारनाथ धाम में पिछले कुछ दिनों से बारिश का माहौल है। बारिश के बाद भी भक्तों का हौसला कम नहीं हो रहा। प्रशासन का कहना है कि कपाट खुलने के बाद 6 दिन के अंदर करीब 2 लाख भक्तों ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। रिकॉर्ड संख्या में भक्तों के आने की वजह से लंबी लंबी कतारें भी दिख रही हैं, लेकिन प्रशासन ने भक्तों की सुविधा के लिए खास इंतजाम किए हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए यात्रा मार्ग पर खास ट्रांजिट कैंप्स लगाए गए हैं। मेडिकल हेल्प के लिए विशेष ओपीडी स्थापित किए गए। तो भक्त भी पूरी श्रद्धा के साथ वहां पहुंच रहे हैं और बाबा के दर्शन कर रहे हैं। आज के लिए पाठशाला में इतना ही।